जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिजनेस वर्ल्ड इंडिया। और आज के हमारे गेस्ट हैं राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के समाजवादी लोक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी। और आज हम इनके विचार जानेंगे कि ये और इनकी पार्टी क्या क्या करने वाली है आने वाले समय में, और इनके क्या विचारधारा है और अपनी पार्टी को लेकर और समाज को लेकर ये क्या सोचते हैं, आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग इनसे चर्चा करेंगे, आज इनके विचार जानेंगे। तो नमस्कार सर, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और हमारी पार्टी को जो आगे हमारा जो क्या प्रारूप होगा वो आपके प्लेटफॉर्म के जरिए जो आप इस मीडिया कहिए या फिर आप आप अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको कहिए, उसके जरिए जो आवाज़ जनता तक जाएगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वागत है आपका। जी सर, आप ये बताइए कि आप अपनी पार्टी और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से शुरुआत की और कैसे, मतलब कि अपनी पार्टी के लिए कुछ क्या कुछ करने वाले हैं आगे। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, आपका जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से जनता के बीच जो भी बातें जाएगी हमारी, तो ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है जो कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कहाँ से सफ़र करके कहाँ से आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले तो मैं एक बैंक में काम कर रहा था, बैंक कर्मी था। अच्छा। और अच्छी खासी सैलरी हमारी थी। तो मैंने 13 ईयर्स बैंक को दिया, बैंक का सेवा किया। उसके बाद मुझे लगा जो नहीं, ये बैंक का सेवा करके और जॉब करके हम अपने परिवार को पाल सकते हैं, हम अपने परिवार की दुर्दशा को सही कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो देश की स्थिति है, देश में जो चल रहा है, जो भी परंपरा चल रहा है, उसमें हम देश हित में कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज हित में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने बैंक को 18 में रिजाइन किया। मार्च 18 में बैंक को रिजाइन करके और मैं लोकसभा का इलेक्शन 19 में लड़ा। एक नई पार्टी थी, युवा क्रांतिकारी पार्टी, उस पार्टी के जरिए हमने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जनता का प्यार बहुत अच्छा मिला। 19 दिन की कैंपेनिंग में हमने मोदी जी की लहर में, मोदी जी की सुनामी कहिए, उस सुनामी में हमने चौथे स्थान पर रहा। उसके बाद फिर हमारी जनता का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, जो नहीं सर आपको विधानसभा भी लड़ना है। दैन फिर हमने गायघाट मुजफ्फरपुर से विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ा और 34 कैंडिडेट में वहाँ भी हमने चौथा स्थान पर रहा। तो ये हमारे जनता का प्यार मिला। उसके बाद जब हम विधानसभा का इलेक्शन लड़े तो हमको जनता पार्टी से टिकट लेके हम लड़े थे, लेकिन जनता पार्टी जो पहले वाली थी वो नहीं थी। तो हमको लगा जो दोनों पार्टी की विचारधारा हमको सही नहीं लगा। इसमें जो जनता 35 वर्ष 40 वर्ष से ठगे महसूस कर रहे हैं, तो वो ही हमको भी करना पड़ेगा। तो फिर मुझे बैंक की नौकरी छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने सोचा जो कि नहीं, हम एक पार्टी बनाएंगे और पार्टी की एक अपनी विचारधारा होगी जो जनता के हित में होगी, देश के हित में होगी, समाज के हित में होगी और ख़ासकर हमारे बिहार के हित में होगी। तो इसलिए हमने पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी, शॉर्ट नेम रासलोअपा है और इंग्लिश में उसको RSLAP कह सकते हैं। तो इस पार्टी का गठन किया और 14/6/2022 को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। और रजिस्टर्ड होने के बाद फिर मैंने उस पार्टी का अभी सदस्यता अभियान हो या बहुत सारे कार्यकर्ता दूसरे पार्टी से भी टूट के हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा एक अलग तरह की विचारधारा है। तो उस विचारधारा पे हमारी पार्टी काम कर रही है और उस विचारधारा को लेके हम जनता तक जा रहे हैं, जनता हमारी बातों को सुन रही है और विचारधारा को
बखूबी धरती पर उतारने का काम जो होगा, उस काम को करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे टीम हैं जो लगे हुए हैं और धरातल पे काम कर रहे हैं। हम लोग कोई पेपर में हवाबाजी में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सोचा, जो कि लोकसभा में हमने इसको आगे बढ़ाते पार्टी को, बट लोकसभा में हम लोग नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारी जो तैयारी थी वो हमारी वो कोई मंशा नहीं था जो मैं कैंडिडेट को खड़ा कर दूं और खड़ा करके उसको जो ही वोट बैंक ले आए और किसी का वोट काटूं, ये मंशा नहीं था। मेरा मेन पॉइंट है बिहार से हूँ, बिहार की पार्टी है, वो भी समस्तीपुर की पार्टी है। तो मुझे लगा जो नहीं, पहले बिहार की दशा दुर्दशा को बदलने की हमको ज़रूरत है। तो इसलिए हमने बिहार की दशा दुर्दशा बदलने के लिए लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं किया। और बिहार विधानसभा 2025 में बहुत ही मजबूती के साथ हम पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे जो कि हमारा जो भी विचारधारा है उसको लेके जनता हमारे साथ में खड़ा हो और अच्छी तरह से हम कोशिश करेंगे जो कि विधानसभा में कुछ न कुछ रिजल्ट आए, क्योंकि हमारी 2 साल की पार्टी है और उसमें लोगों की विचारधारा मिल रहा है, लोग साथ में आ भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय होने के कारण अभी तक हमारा जो कोर कमेटी है या बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ नहीं पाए हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा विधानसभा में अच्छी तरह से हम फाइट करें और अच्छे लोगों के साथ में हम सरकार में आने का कोशिश करेंगे। तो ये तो बातें ठीक है कि आप अपनी पार्टी को विधानसभा में इस बार कितने सीटों पे सर लड़ेंगे आप? देखिए, लड़ने के लिए तो हमारे पास में अभी हम लोग अभी पूरा बिहार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हो सकता है हमारी पार्टी का विचार अगर किसी पार्टी से मिले और वो हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं गठबंधन की भी बात चल रही है, हम गठबंधन में भी जाएंगे, अलायंस करेंगे। बट अभी मेरा ये है जो कम से कम 243 सीट पे हम कैंडिडेट उतारें, अगर हमारा विचारधारा से, हमारी पार्टी की विचारधारा से या हमारी विचारधारा से अगर किसी पार्टी को अगर अलायंस करने की मर्जी होगी, गठबंधन में आने की मर्जी होगी तो हम साथ में रहेंगे। अगर विचारधारा नहीं मिली तो फिर मैं 243 सीट पर बिहार में कैंडिडेट उतारूंगा। तो ऐसा तो प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि वो भी 243 का 243 पूरा 243 कैंडिडेट उतारेंगे वो भी। तो ये इस बार का विधानसभा का चुनाव जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो प्रशांत किशोर जी के विचारधारा पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। प्रशांत जी का जो अभी चल रहा है, पैदल यात्रा चल रहे हैं, पद यात्रा में वो काम कर रहे हैं, तो बखूबी उनका भी रिजल्ट आएगा और वो 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, लड़ेंगे क्योंकि उनका मेहनत भी है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े रणनीतिकार हैं। वो इससे पहले कैंपेनिंग का काम करते थे, किसी दूसरे पार्टी के लिए IT सेल का काम करते थे, बहुत सारे काम था जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो करते थे। तो उनका जो अनुभव है, उस अनुभव के सामने तो हम वहाँ पे ये नहीं उनको चैलेंज कर सकते हैं जो कि नहीं, उनका अनुभव में के साथ में हम खड़े होंगे और वो 243 पे उतारेंगे तो हम भी उतारेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा, जो प्रशांत किशोर जी की अपनी पार्टी है, उनका अपना विचारधारा है, उनकी पार्टी का अपना अलग सोच है और वो जो कर रहे हैं वो भी जनता के हित में काम करेंगे, हम भी जनता के हित में काम करेंगे। तो उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अगर कल के डेट में प्रशांत किशोर जी अगर ये कहेंगे जो कि नहीं, मैं कोई नई पार्टी के साथ में या कोई उभरती हुई पार्टी के साथ में हम गठबंधन करके आएंगे, तो हम उसमें उनके साथ में कोशिश करेंगे वार्तालाप करने का और एक साथ एक मंच पर खड़ा होने का। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा जो कि हर पार्टी का विचारधारा अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने मेहनत कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जो कि हमारा जो विचारधारा है उस विचारधारा पर हम खड़े उतरें और 243 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे और बखूबी मजबूती से लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर जी का भी ये कहना है कि वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा उद्योग के लिए के सपोर्ट में है और आप भी कह रहे हैं कि उद्योग लगना चाहिए बिहार में, और भी कई सारी बातें हैं। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और बिहार सबसे ज़्यादा जो टारगेट पे है वो बिहार है। बेरोजगारी बिहार में चरम पे है। तो इसके लिए आपकी पार्टी क्या क्या करेगी और कहाँ तक इसके लिए कैसे रणनीति बनाएगी जिससे कि बिहार को
भी विकसित किया जाए, जैसे भारत सरकार विकसित भारत लेकर आ रही है, तो बिहार सरकार में अगर आपकी पार्टी किसी गठबंधन या फिर अपने दम पे अगर आपकी पार्टी आ जाती है सरकार में, तो आपकी पार्टी का क्या रणनीति रहेगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका और सही प्रश्न आपने किया है। और जो अभी बिहार की या देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमारी जनता, आप लोग जैसे प्लेटफॉर्म वाले, मीडिया वाले, सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, जो कि बिहार हो या हमारा भारत हो, उस भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत, जीडीपी मजबूत हो रहा है, जीडीपी मजबूत हो रहा है, लोग बोल रहे हैं। महंगाई आगे कहाँ तक जा रही है ये भी सबके नज़र के सामने में है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दे पर फोकस अभी तक एनडीए सरकार हो, जो प्रेजेंट सरकार हो, अभी 10 साल से सरकार थी, अभी तीसरी बार भी सरकार बनी है, ये एनडीए सरकार पता नहीं क्यों इस मुद्दे पर ये नहीं करना चाह रही है जो कि हमारे देश में सबसे पहले बेरोजगारी घटे। बेरोजगारी घटने का ये मतलब नहीं है सभी को नौकरी मिल जाए। जितनी भी आबादी हमारे भारतवर्ष की आबादी है, उस आबादी का हम चाह के भी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाह के भी सभी को नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो नौकरी में जहाँ तक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ भी नौकरी की ज़रूरत है, वहाँ पे नौकरी देने के बाद हम प्राइवेट सेक्टर को भी, बड़े बड़े कॉरपोरेट को भी हम लोग टारगेट करेंगे, जो वहाँ भी हमारा जो बेरोजगारी दूर करने का अप्रेंटिस के थ्रू हो या वहाँ पे बातचीत करके हो। जो बड़ी कंपनी है वो बाहर से जो भी, जैसे इंडिया से बाहर से भी बहुत सारे कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको न लेके कम से कम भारत के जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो अच्छी उच्चतम शिक्षा लेके और घूम रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट में भी कम से कम जगह मिले। और तीसरा ये चीज़ होना चाहिए, जो हम नौकरी दे के हम बिहार की बेरोजगारी को नहीं बदल सकते हैं, तो घर घर में कम से कम छोटी छोटी कुटीर उद्योग के लिए गवर्नमेंट को आगे तत्पर होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट अभी बजट में स्किल डेवलपमेंट में काम किया है, तो केवल पेपर पे नहीं होना चाहिए, ये धरातल पे उतरना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्योग स्किल्ड होके और कुटीर उद्योग पर हम लोग काम करें बिहार में। सर एक सेकंड, आपको लगता है कि ये जो सरकार स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, इससे युवा स्किल्ड हो पा रहे हैं या फिर पेपर पे ही चल रहा है सब चीज़? नहीं, इसमें आप देख रहे होंगे जो ज़्यादातर ये पेपर पे ही काम हो रहा है, क्योंकि हम बहुत जगह घूमे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में या BSDM हो, यूपी के स्किल डेवलपमेंट हो, अपने बिहार स्किल डेवलपमेंट हो, हर स्टेट का अपना अपना स्किल डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर पेपर पे खाना पूर्ति किया जाता है। इसके लिए एक ठोस टीम बने और उस टीम के जरिए इस स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है और हमारी जनता के टैक्स का पैसा वहाँ पे दिया जा रहा है। तो कोशिश ये रहे, जो अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सही फोकस हो और लड़के जो भी हैं वो स्किल्ड हो के वहाँ से निकले, जो कि कल के डेट में अगर उद्योग की ज़रूरत पड़ी, छोटी उद्योग की ज़रूरत, कुटीर उद्योग की ज़रूरत, या बड़े लेवल पे उद्योग हमारे बिहार में लगे, तो या भारतवर्ष में कहीं उद्योग लगे, तो हमारा स्किल्ड बंदा जो बाहर जाके मजदूरी करने पर तैयार है, आज हमारे देश से भी बाहर लोग जाके मजदूरी करने पर तैयार है, तो हमारे देश में स्किल्ड बंदे को लाना ज़रूरी है, स्किल्ड करना ज़रूरी है, खाना पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे छोटी छोटी कुटीर उद्योग लगा के घर घर में डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज भी हम लोग, तहसील वाइज भी हम लोग कर सकते हैं, और वहाँ पे छोटी छोटी उद्योग लगाएंगे। तो आज हमारे बगल में ही देखिए, हमारे देश के ही एक स्टेट है पंजाब, हरियाणा, अब समझिए वहाँ पे घर घर में उद्योग लगा हुआ है, और घर घर में उद्योग लगा हुआ जिसके कारण से वहाँ पे हमारे जैसा बेरोजगारी नहीं है, लोग नौकरी करना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि नौकरी से ज़्यादा और वो अपने उद्योग से कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग से कर रहे हैं। तो सबसे हमारा पहला प्रयास रहेगा, जो कि नौकरी पर ज़्यादा फोकस नहीं करके, हवा ही नहीं बना के बेरोजगार को हम ये नहीं कहें जो कि नहीं नौकरी अगले साल इतना वैकेंसी आएगा, अगले साल इतना वैकेंसी आएगा। इस वैकेंसी के दरमियान उस बंदे का, उस बेरोजगार युवक का जो
एज लिमिट ख़त्म हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दें, कुटीर उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दें, घरेलू उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हमारी महिला माँ बहन जो है वो भी उस पर ज़्यादा फोकस करें, हमारे बेरोजगार युवा हैं वो भी फोकस करें। और स्किल्ड के जरिए अगर हमारा कोई जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसमें इस बजट में पैसा भी मिला है, वो सही तरह से अगर उसका प्रारूप बने तो हो सकता है हमारे यहाँ बेरोजगारी हद तक कम हो सकती है। तो मेरा फोकस रहेगा, मेरी पार्टी का फोकस ये रहेगा, जो उद्योग लगाने के लिए आंदोलन करना, सड़क से सदन तक जाना, ये हमारी लड़ाई होती रहेगी। जो छोट बंद पड़े उद्योग हैं उसको हर संभव चालू कराना, नए नए तरकीब के साथ, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में जो उद्योग लग रहे हैं उसको हम अपने बिहार में फर्स्ट भारत में तो होना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में आज तक कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहाँ से हमारी बेरोजगारी दूर हो पाए और हमारे बेरोजगार बाहर जाके उच्चतम शिक्षा लेना, हायर डिग्री लेना, बाहर जाके प्लान करना, प्रवासी कहना, वहाँ जाके वो मजदूरी करना, तो ये सब सही नहीं है हमारे। और ज़्यादा पैसा मिले तो भी एक बात है, 12,000, 15,000, 17,000, 20,000 के अंदर, मैक्सिमम 20,000 के अंदर युवा वहाँ जाके काम कर रहे हैं और उसमें वो अपना आप सब खुद ही सोच सकते हैं, आज के डेट में मिनिमम 50,000 कमाने वाले किसी तरह पेट पाल रहे हैं, 20,000 कमाने वाले रेंट देंगे, खाना खाएंगे, क्या घर पे बचा के लाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपने बिहार में ऐसा उद्योग लगे जिससे कम से कम 12 से 15,000 रुपया भी मिनिमम हमारे बेरोजगार युवक को मिले। तो दिल्ली, मुंबई या हमारे भारत के किसी स्टेट में काम करने वाले, प्रवासी कहाने वाले, बिहारी कहाने वाले लोग अपने घर में 12 से 15,000 रुपया कमाएंगे तो दिल्ली से बेहतर और पंजाब से बेहतर और कहीं अलग स्टेट से बेहतर व्यवस्था हमारे बिहार का हो सकता है, जिससे हमारी बेरोजगारी भी दूर होगी। और ये नौकरी, पलायन, प्रवासी कहना, बिहारी कहना ना, जाके मजदूरी करना, अपने परिवार से दूर रहना, अपने परिवार के सामने में कभी भी अगर कोई पर्व होता है उसके लिए भी हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे तरसे होते हैं, जो हमारे घर आने के लिए तरस जाते हैं। तो इसके लिए इस पर मतलब काम करना बहुत ज़रूरी है अभिषेक जी। तो हमको लग रहा है इससे बेरोजगारी हमारी समाप्त हो सकती है हद तक। तो ये तो ठीक है सर, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोन भी जो सरकारें देती है वो बैंक सही से पहुंचाती नहीं है। जो सच में उद्योग लगाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर वाले को तो देखा ही नहीं जाता है। जो उनसे पूछा जाता है कि आप बेचते क्या हैं, अगर कहा जाता है कि हम किसी को कुछ सर्विस दे रहे हैं तो उन्हें तो कंसीडर ही नहीं किया जाता है। कैसे अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो थोड़ा सा देख भी लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास कहीं पे सेटअप है, कहीं कुछ कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ में सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं तो आपको कहीं से भी बैंक सपोर्ट नहीं करती। आपने भी देखा होगा, आप भी जानते होंगे, आप भी ज़मीन पे जुड़ के ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और आप भी देख रहे होंगे। तो इस पे आपकी क्या विचार? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब सटीक क्वेश्चन आपने किया है, जो आज के डेट में बहुत सारे युवा इस चीज़ को झेल रहे हैं। आज हमारे केंद्र सरकार की योजना, बहुत सारी योजना है, वो केवल मुझे लग रहा है कहने के लिए है, क्योंकि बैंक पे फोकस नहीं किया जाता है। जैसे मान लिया कि मुद्रा योजना में इस बजट में 10 से बढ़ा के 20 कर दिया, 10 से बढ़ा के 20 कर दिया गया है। लेकिन आज के डेट में अगर आप धरातल पर जाके और बेरोजगार युवा या नए एंटरप्रेन्योर्स के पास में जाके आप बात करेंगे तो उनको 2 लाख रुपया का मुद्रा योजना भी नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए बैंक का चक्कर काट रहे हैं, बैंक में टहल रहे हैं और वो योजना नहीं मिल पा रहा है। तो 2 लाख जब नहीं मिल रहा है, 10 लाख का योजना था, 2 लाख नहीं मिला, तो ये 20 लाख में क्या हो सकता है? इसके लिए मुझे लग रहा है जो भी प्रेजेंट में अभी मौजूदा गवर्नमेंट हैं, इनको धरातल पे बैंक के स्तर पे काम करना चाहिए और बैंक का निरीक्षण करना चाहिए। लोकल जो नोडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बैंक में इसका निरीक्षण करके और लाभुक को लाभ दिलाना
चाहिए यहाँ के नोडल पदाधिकारी को, क्योंकि अगर केंद्र से जो भी योजना आ रही है और हमारे लाभुक तक नहीं मिल पा रहा है, हमारी जनता तक नहीं मिल पा रही है, तो ये बहुत ही दुखद है और दर्दनीय है। क्योंकि आज के डेट में अगर नौकरी हमको नहीं मिल रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं छोटी छोटी उद्योग लगाएं, इंटरप्रेन्योर बने, कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे यहाँ PMEGP भी है, प्रधानमंत्री की योजना PMEGP चल रहा है, PMFME चल रहा है, उद्यमी योजना भी हम चल रहा है, तो बहुत सारी योजना है, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट हैं। उद्यमी योजना में लिमिटेड सीट हैं, बहुत लोग को नहीं मिल पा रहे हैं और लोग चक्कर काट रहे हैं। अगर हमारा जिला उद्योग केंद्र से अगर पास भी हो जाता है तो बैंक में जाकर लोग चक्कर काट रहे हैं और उनका फाइल रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और लोन नहीं दिया जा रहा है। तो लोन के लेवल पे हमको लग रहा है जो लोकल नोडल पदाधिकारी पर प्रेशर होना चाहिए और उसका काउंटिंग करके ये देखना चाहिए जो हमारे ब्लॉक में, ब्लॉक स्तर पे, हमारे जिला स्तर पे, हमारे स्टेट स्तर पे हमारी केंद्र की योजना कहाँ तक धरातल पर उतरी है। तो इससे भी बहुत सारी बेरोजगारी हमारी दूर हो सकती है। क्योंकि हम आप सब जानते हैं, जो हम अगर कोई भी बेरोजगार लड़का जो पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी नहीं मिल पाई है और वो एक रोज़गार करना चाहता है, सबसे पहले फंड की ज़रूरत होती है। और उस फंड के लिए लड़के के पास में नॉलेज होने के बाद भी फंड के कारण वो अपना नॉलेज धरातल पे उतार नहीं पाते हैं, ज्यों का त्यों रखा जाता है और उसकी क्वालिटी को, उसमें जो एबिलिटी है, उसमें जो कैपेबिलिटी है, उस चीज़ को नहीं देखा जाता है, बैंक के द्वारा हो या गवर्नमेंट के द्वारा हो, जिसके कारण से हमारा जो बेरोजगार है वो हतोत्साह होके और गलत राह पे उतरते हैं, दारू बेचने पर उतर जाते हैं, गलत काम करने पर उतर जाते हैं। ये कौन करा रहा है? ये हमारी गवर्नमेंट करा रही है। तो इस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर फोकस करना चाहिए, जो कि नहीं बेरोजगार को सही राह दिखाएं, सही जगह से उनको फंड दिलवाएं, जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो और बेरोजगारी हद तक सही हो। तो मान लीजिए कि हमारे जैसे हम लोग तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि उनमें एबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलता है और सपोर्ट नहीं मिलता है, तो क्या आपकी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट की हवाई योजना नहीं, अगर गवर्नमेंट की धरातल पे योजना कोई अगर है तो वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, या हमारे उद्योग विभाग हो या हमारे बैंक हो, वो कहाँ तक इस प्रोसीजर को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर सबसे पहले मैं फोकस करूँगा। अगर ये सही उतरा तो फिर मैं उस पर कोशिश करूँगा, इसकी आवाज़ बन के मैं बेरोजगार को हद तक फंड दिलवाने का काम करूँगा। अगर इस पर बात नहीं बनी तो सदन से लेके सदन तक मैं इस आवाज़ को आंदोलन का भी रूप अगर देना पड़े तो मैं आंदोलन का रूप हमारी पार्टी देगी और नए बेरोजगार युवक को मैं हर संभव कोशिश करूँगा नौकरी करे, नौकरी मिले या न मिले, इंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा बने, क्योंकि इंटरप्रेन्योर बनने से हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बढ़ेगी, लोकल फॉर वोकल होंगे, हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्ट बनेगा, बाहर से हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगी और हम लोग, हमारे युवा और हमारी जनता हैं, वो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मिथिला पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं, मिथिला पेंटिंग वगैरह हमारा लोकल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दिया तो वो आज देखिए देश विदेश में फैला हुआ है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं जो कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो नॉलेज लेके और फंड के कारण अपना इंटरप्रेन्योर स्टार्ट नहीं करना पा रहे हैं, इंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे हैं, उनको फंड दिलाने में हमारी पार्टी जहाँ तक होगी हर संभव कदम से कदम लड़ा के आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, सड़क से सदन जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हर संभव तैयार रहेगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो भी पढ़े लिखे युवा हैं और वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनके लिए, उनको फंड दिलाने के काम के लिए मुझे व्यक्तिगत बैंक से आए हुए हैं तो हमको भी उसका नॉलेज है। मैं कोशिश करूंगा जो बैंक जो पट्टी पढ़ा रही है उस बैंक की भाषा को, मैं खुद बैंक से आया हूं तो उस भाषा को समझ के और जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको फंड दिलाने का काम हम अग्रसर करेंगे, हमारी पार्टी के द्वारा करेंगे। उसके लिए हो सकता है तो मैं एक टीम गठन करूंगा और टीम के द्वारा मैं हर एक बैंक में सर्वे करवाऊंगा, हर एक बैंक से मैं उसका मुआयना लूंगा जो कि आप
के पास में गवर्नमेंट की फंडिंग है तो आप कहाँ तक प्रोसेस किए हैं, कितना परसेंट लोन चला गया है, इस फाइनेंशियल में कितना गया, बैक फाइनेंशियल में कितना आपने किया, आगे का क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्शन है आपका। तो इस चीज़ पर हम पूरा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे इंटरप्रेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो इससे हमारी दो चीज़ होगी, एक तो दारू बिहार में बंद है तो दारू में जो गलत लोग फंसते हैं और वहाँ पर घर परिवार उजड़ रहा है वो चीज़ बचेगा। दूसरा, बेरोजगारी की मार में जो घर परिवार आत्महत्या कर रहा है, बाहर हम लोग जा रहे हैं और बाहर जाके भी हम सुसाइड करने की नौबत आती है, क्योंकि 15,000 20,000 में हमारा जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई दर बढ़ गई है, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस सर्वाइव होने के लिए हमको इंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, जिससे बेरोजगारी भी दूर होगी और गलत राह पे हमारे युवा नहीं जा पाएंगे। तो हमारा प्रयास सबसे पहला यही रहेगा। तो चलिए, अभी तो सभी मुद्दों पे बात हो गई, तो अब एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक बिहार में जो दारू की बात चल रही है, तो इसमें मैं और भी बहुत जगह मैं मीडिया के सामने में आया, तो बिहार की जो रेवेन्यू लॉस हो रही है, अगर दारू हमारे यहाँ नहीं बिकता तो एक बात था, लेकिन दारू जब हमारे यहाँ बिक रहा है, कंटिन्यू तो चलता ही जा रहा है, पी रहे हैं, महंगे दाम में पी रहे हैं, और रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, हमारे पड़ोसी स्टेट को। तो इस पर मुझे लगता है जो कि अभी मौजूदा सरकार जो बिहार की है, नीतीश चाचा जी को ये होना चाहिए जो कि दारू के लिए एक अलग से नियम बनाए और उस नियम को पालन करते हुए दारू को स्टार्ट कर दें, शराब को स्टार्ट कर दें। जो पीने वाले, जो अभी पीने वाले पी ही रहे हैं, तो दारू स्टार्ट होने से बिहार को रेवेन्यू भी आएगा और गलत दारू पीने से जो मौत हो रही है वो चीज़ थोड़ा सा आकलन में आएगा और वो थोड़ा सा संभलेगा, क्योंकि महिला लोग हैं, प्रसन्न हैं, महिला लोग प्रसन्न हैं जो कि दारू नहीं बिक रहा है, तो हमारा घर में रोज़ नौटंकी नहीं हो रहा है। और इस दारू पीने के का डर गवर्नमेंट का जो है, जो जेल जाना या जुर्माना लगाना, तो इस डर से लोग पी के खुलेआम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दारू पी रहे हैं लोग, महंगी रेट में पी रहे हैं, खराब दारू पी रहे हैं, उससे मौत हो रही है। तो मुझे लग रहा है जो कि कुछ नया कानून बना के इस दारू का एक ठेका खोले, जैसे लाइसेंस दे रहे हैं लाइसेंस दें, और आधार के जरिए, बहुत सारा अभी टेक्निकल युग आ गया है, आधार के जरिए हो, मोबाइल के जरिए हो, उनका लेखा जोखा गवर्नमेंट रखे और उनको लिमिट के हिसाब से दारू दें, और उनका लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास में रहे। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा दारू पी रहे हैं तो उन पर इंक्वायरी बैठाया जाए, वो आखिर वो पैसा लाते कहाँ, इतना दारू पीते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं, पैसा अगर ला रहे हैं तो फिर टैक्स गवर्नमेंट की दे नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टैक्स जो छुपा हुआ है, इनकम टैक्स जो छुपा हुआ है, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा, लोग ज़्यादा दारू भी नहीं पिएंगे और गवर्नमेंट की नज़र में हर एक चीज़ रहेगा और हमारा बिहार की रेवेन्यू भी लॉस नहीं होगी। तो ये तो कई सारी चीज़ें हैं कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिहार का, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नए युवा जो बेरोजगार हैं वो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे जब सब लोग दारू पी रहे हैं तो फिर ऐसा क्या किया भी जा सकता है कि उस गवर्नमेंट ही उस दारू शराब का जो रेट है उसको बढ़ा दे। हाँ, जो भी करें, एक नया रूल बना के काम अगर हो सकता है, उससे बिहार का रेवेन्यू भी बच जाएगा और कोई ज़्यादा एक नियम बना दिया जाए कि कोई सड़क पे नहीं उपद्रव कर पाए। और जैसे दारू पीने पर अभी ये है, तो ये है जो कि घर में आप दारू पी के मारपीट नहीं करें। बहुत सारे पहलू हमको लग रहा है कि 10-12 नियम अगर उसमें लगा दिया जाए तो हो सकता है जो कि दारू पर नियंत्रण भी रहेगा, हो हंगामा भी बंद रहेगा और लेखा जोखा भी गवर्नमेंट के पास में रहेगा। ज़्यादा दारू पीने वाला है, अगर मान लिया कि कोई अगर 1000 रुपये का दारू पी रहा है, 30,000 का महीना दारू पी रहा है, तो उसके लेखा जोखा में आधार पे या मोबाइल पे अगर उनका लेखा जोखा एक पासबुक की तरह बने तो लोगों को ये होगा भैया तुम 30,000 रुपये महीने कमा रहा है तो 3,60,000 रुपये महीना कमा रहा है तो फिर भैया तो इनकम टैक्स फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नजर आएगा तो भैया 3 लाख पे तो हम नील किए हुए हैं, 60,000 रुपये तुम्हारा टैक्स कहाँ गया। और तो इस सब डर से दारू का जो भी शराब की बात है तो वो नियंत्रण भी रहेगा, हो हंगामा भी नहीं होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे लोग हैं, कम उम्र के अंडर एज के लोग इस दारू में संलिप्त होकर गलत राह पकड़ लिए हैं तो वो सबसे छुटकारा मिलेगा। अब समझिए जो बच्चे लोग हैं उनको एक दिन में 17 बरस 16 बरस के बंदे हैं,
कुछ लेडीज महिला भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो एक दिन में 500-700 हज़ार रुपया कमा लेती हैं दारू घर घर पहुंचाने के कारण। अगर कल के डेट में अगर वो चीज़ बंद हो जाए तो अब समझिए जो लत लग गया उसके लिए फिर 15,000 रुपये महीना कमाने के लिए वो तो गलत ऑकरेंस करेंगे, गलत राहों पर चलेंगे, तो हमारा तो कल के डेट में और भी जानलेवा ये होने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो कि हम सरकार को इस नीति को लाके और इस दारू नीति को कम से कम स्टार्ट करके और एक रूल के अंदर में बांधना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी देश जो हमारा रेवेन्यू है वो भी रुक जाएगा, और शराब नीति अगर बन जाती है तो लग रहा है जो कि बिहार में उद्योग लगाने में हमारे पास में रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट के पास में तो ऐसा कुछ ये नहीं है जो कि मशीन से नोट छापती है और छाप के और कोई भी प्लान और कोई भी बजट पास करती है। ये तो हमारे जनता का पैसा है, हमारे जनता एक एक रुपया कमाते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। 1 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया में 40 पैसा गवर्नमेंट के पास में जाती है, हमारे पास में 60 पैसा रहता है। अगर हम जीएसटी जोड़ दें, टीडीएस में इनकम टैक्स जोड़ दें, हमारे सैलरी का इनकम जोड़ दें, हर एक टैक्स को अगर जोड़ें तो 1 रुपया में हमारा 40 पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है, 60% पैसा ही हमारे पास में रहता है। तो हम गवर्नमेंट को जब 60% पैसा अपने आमदनी का दे रहे हैं तो फिर हमको तो गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए, मांग करना चाहिए, भाई हमारे पैसे को दुरुपयोग नहीं करो, हमारे जनता की टैक्स की पैसे को दुरुपयोग नहीं करो, इसको सही राह पर लगाओ और वहाँ से बिहार की उन्नति, देश की उन्नति करो। तो हमको लग रहा है कि ये सब नीति अगर आए तो बिहार में कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है, पहले से बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो बिहार में 30 से 35 सालों से 2 लोगों की सरकार बन रही है। अगर हमारा बिहार में विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, तो उसी परिवार का बाबा, दादा, चाचा सब बन रहा है। तो ये नहीं होनी चाहिए। अरे और भी लोगों को मौका दीजिए। आप लोग 70 वर्ष, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के एज में आप राजनीति में जुड़े हुए हैं। बिहार की यही दुर्दशा है। बिल्कुल 35-40 वर्ष से आप देख रहे हैं एक लालू जी की पार्टी और एक नीतीश जी की पार्टी, यही 2 पार्टी 35 वर्ष से बिहार को चला रहे हैं। भैया आप दूसरे को मौका दीजिए। 75 वर्ष की उम्र में आप राजनीति करने चले हैं, दूसरे को मौका दीजिए, दूसरे को सरकार बनाने की मौका दीजिए, वहाँ पर नवयुवकों को सरकार में लाइए, तो बिहार की एक रणनीति भी बदलेगी। मतलब दूसरे को विकल्प नहीं दें। जब भी बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, पोता बनेगा, छरपोता बनेगा, हमारा बपौती हो गया, 35 साल से तो बपौती है ही और भी बपौती बन गया, तो दूसरे को मौका दीजिए। तो बिहार की आज मोदी जी की लेके लोग जनता में है और किए भी हैं, काम भी किए हैं। लोगों को लग रहा है जो कि मोदी जी आए हैं तो 2014 से अभी तक देश की उन्नति हुई है, बिल्कुल हुई है, वो हम भी जान रहे हैं। लेकिन आप मोदी जी को लाए तब तो फिर वही कांग्रेस रहती, फिर वही पुराना सरकार चलते रहता, बदलते रहना जरूरी है। तो फिर देश आज हमारा जिस कगार पे है मोदी जी के लेके वो नहीं रहता। तो मुझे लगता है उस सरकार बदलनी चाहिए, पार्टी बदलनी चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, जो कि बिहार की दशा जो है, बिहार की दुर्दशा जो है उसमें 4 चांद लगना चाहिए। बिहार की दशा को बदलने के लिए, बिहार की दुर्दशा को बदलने के लिए हमको दिशा बदलने की जरूरी है। दिशा जब तक नहीं बदलेगा तब तक बिहार की दुर्दशा सही नहीं होगी। इसलिए मेरा ये रहेगा जो कि इस बार 35 वर्षों की जो चली आ रही सरकार है, 2 लोगों की सरकार है, उस सरकार में प्रशांत जी भी अपनी जोर लगा रहे हैं, अपनी पार्टी से भी जोर लगा रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि हम लोग नई पार्टी सरकार में आएंगे तो बदलाव होगा, क्योंकि अभी अगर हमारे देश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो हो सकता है जो कि विपक्ष मजबूत है तो काम ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी विपक्ष मजबूत होना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए। पुराने लोग जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, ये सब जो आए हुए हैं फिर उन्हीं को मौका नहीं मिलना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आज की डेट में, जो आज के विधायक सांसद बने हुए हैं, सही से लिखने नहीं आता है, सही से बोलने नहीं आता है, शपथ पत्र सही से नहीं पढ़ पाते हैं, और वो मंत्री विधायक जिंदगी भर वही रहेंगे। लेकिन नए लोगों को मौका दीजिए ना। नए डिजिटलाइजेशन युग की पढ़ाई आ गई है, नए मॉडर्न युग की पढ़ाई आ गई है, वहाँ से लोग पढ़ के अच्छे MBA कर लिए हैं, MTech कर लिए हैं, IPS IAS की एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, उन लोग को मौका दीजिए ना।
बिहार में तो कुछ ऐसा होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चुनाव में जाते हैं तो हार जाते हैं। हाँ, हार जाते हैं। ये हमारी जनता की गलती है। जनता जातिवाद पर उतरी हुई है। जातिवाद को हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। हमको बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा बच्चा पढ़ लिख के कहाँ जाएगा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को कोई भी राजनीति पार्टी, हम हो या कोई भी हो, लिखो फेंको कलम की तरह यूज नहीं करे। जब चुनाव आता है तो हमारे नवयुवक को लिखो फेंको कलम की तरह यूज कर लेता है। चुनाव खत्म हो गया, उस कलम जैसे फेंकते हैं उसे युवक को फेंक दिया जाता है और कभी भी उस पर फिर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं सभी से सभी राजनीतिक दल से दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि तमाम बेरोजगार लोग जो भी हैं उस तमाम बेरोजगार लोगों को लिखो फेंको की तरह युवकों का यूज नहीं करें। उनको सही राह दिखाएं, पढ़े लिखे लोगों की टोली बनाएं और वहाँ पे एक अलग प्रारूप दें। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, शिक्षित लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक अशिक्षित लोग शिक्षित लोग पर राज करेंगे। तो हमको फर्स्ट पहलू पर ये देखना है, जो हमको पढ़े लिखे हम हैं, हमको शिक्षित लोग हमारे ऊपर राज करें या अशिक्षित लोग राज करें। तो इस पहलू पर अगर देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग को राजनीति में आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जो कि उच्च वर्गीय लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। नहीं आए, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है, लीजिए, फिर अशिक्षित लोग राज करेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आईएएस बने हुए हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, आईएएस क्रैक कर रहे हैं और आप पर वहाँ जो अंगूठा छाप हैं, जो सही से एक पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, वो आप पर राज कर रहे हैं। तो मुझे युवा बेरोजगार से मुझे नम्र निवेदन है, अपने पार्टी की तरफ से तमाम नौजवान को अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग राजनीति में भागीदारी निभाइए। तो अगर आप लोग भागीदारी निभा रहे हैं तो फिर आने वाला फ्यूचर में कोई अशिक्षित लोग शिक्षित लोग पर राज नहीं करेंगे और बिहार क्या, देश की दुर्दशा फिर बदलेगी और नया आयाम खड़ा होगा वहाँ पे, जैसे इजराइल में होता है। वहाँ के सभी लोग शिक्षित हैं और सभी लोग देशभक्त हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पे इतना टाइट व्यवस्था है कि आपको वहाँ पे सेना में सर्विस देना ही देना है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ, हमारे भारत में भी होना चाहिए। हमारी भारत माता को की जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमको कहीं ना कहीं नया प्रारूप लगाना पड़ेगा। उस प्रारूप में हम लोग को ढलना पड़ेगा, तभी हमारी भारत माता की सुंदरता कायम रहेगी। तो इसलिए हम ये अपील करते हैं, क्योंकि सरकार किसी का भी हो, 5 साल का मौका सभी को देना चाहिए। हो सकता है हम सरकार में आए हैं और हम अगले 5 साल को और बेहतर बनाने के लिए हम अच्छा काम करें। हम अच्छा काम किए हैं, हमको फिर मत चुनिए आप। अगले साल फिर हमसे ज़्यादा जो टैलेंटेड हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो समाज सेवी हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको फिर आप लाइए सरकार में। तो जब बदलेगा, शासन बदलेगा, सत्ता बदलेगा, तो अर्थव्यवस्था और विकसित देश, विकसित बिहार, विकसित राज्य बनेगा ही बनेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान है। हर 5 साल पे सरकार बदल जाती है। तो वो चीज़ हर स्टेट में होना चाहिए। हर स्टेट में अगर होता है तो मुझे के माध्यम से हमारी पार्टी का जो घोषणा है, जो हमारी घोषणा पत्र है, जो हम लोग मैनिफेस्टो तैयार किए हुए हैं, उसको भी हम जनता के बीच में शामिल करेंगे। और इस विधानसभा में जो 2025 की विधानसभा आ रही है, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा देश के बदलने में, अपने राज्य को बदलने में। हमारा जान भी चला जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और सड़क से सदन तक आवाज़ उठाऊंगा। उस आवाज़ को उठाने के लिए हमको आंदोलन का भी रूप लेना पड़ेगा, मैं लूँगा। लेकिन बिहार के बेरोजगार के लिए, बिहार के को बेहतर बिहार बनाने के लिए, अपने देश को विकसित देश बनाने के लिए हम लोग हर समय लड़ते रहेंगे और तत्परता से लड़ते रहेंगे। पार्टी हमारी उसके लिए एक अलग मैनिफेस्टो तैयार करके जनता के बीच लाएगी और इस पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं कि ये जो 2025 का चुनाव है, आपकी पार्टी तो सभी सीटों पे 243 के 243 सीटों पे लड़ने जा रही है। बिल्कुल, अभी समय है,
अभी समय है, अब इस पर डिसीजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हमारा नज़दीक समय आ गया और हमारी विचारधारा नहीं मिली तो 243 सीट पर हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन अभी समय है, बहुत कुछ है, फिर आप लोग मिलते रहेंगे, बहुत बात होगी, फिर उस समय आप लोग को जानकारी मिलेगी। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय बिहार, जय। जय राष्ट्रलोकपा, जय राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी। थैंक यू।